सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का पीरियोडिक टेस्ट 3 का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन एच का क्वेश्चन पेपर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और आज के वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन पेपर तो देखेंगे, उसी के साथ इसका आंसर भी हम लोग देखेंगे, मीन सोल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है अभी तक नहीं ठोका है तो ठोक दो, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेस्ट 3 2023-24 का क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आज की इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 100 लाइक्स, जो कि काफ़ी छोटा लाइक एम टारगेट है। तो आप लोग इसको जरूर से पूरा कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए के साथ, जो कि हम लोग का सबसे पहला सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला है राइट द जनरल फॉर्मूला। हम लोग को जनरल फॉर्मूला लिखना है, या फिर कह सकते हो सिंपली फॉर्मूला। ठीक है, जनरल से कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग नहीं हो जाता है। ठीक है, हम लोग को सिंपली जो है फॉर्मूला लिखना है किसका, हाइड्रोकार्बन एल्कीन का। ठीक है, एल्कीन जो होता है हम लोग का हाइड्रोकार्बन समझते हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये सब नहीं जानते हो तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग पहले देख लेना, तभी इसको अच्छे से समझ पाओगे और भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दूंगा, ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो और डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सिंपली ऊपर ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोला है हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, किसका, हाइड्रोकार्बन एल्कीन का। एल्कीन जो होता है हम लोग का हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो उसका हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद राइट राइट द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एल्कीन, और जो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसको एल्केन पढ़ लेंगे और उसका फॉर्मूला लिख के आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसके बाद यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों का हम लोग आंसर देंगे। सबसे पहले पूछ रहा है कि एल्कीन, एल्कीन का हम लोग को जनरल फॉर्मूला बताना है, और हम लोग को फॉर्मूला पता हो जाएगा तो उससे हम लोग सिंपली जो है हम लोग सिंपलेस्ट एल्कीन होता है, सिंपलेस्ट एल्कीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले बोल रहा है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिखने। तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो सिंपली फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर एन है हम लोग का नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, वहाँ पर हम लोग को एन यही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को मैं अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इससे जो है हम लोग इसका मॉलिक्यूलर जो सिंपलेस्ट जो हम लोग का मॉलिक्यूल फाइंड करने बोला है वो भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर हम लोग सी के जगह सॉरी एन के जगह यहाँ पर हम लोग 2 पुट करते हैं। ठीक है, 2 अगर मैंने यहाँ पर पुट किया, सो एच हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन। जितना जितना हम लोग का नंबर ऑफ कार्बन आइटम है उसका दुगना हमेशा हाइड्रोजन आइटम होगा एल्कीन का सीरीज में। ठीक है, एल्केन में जितना भी मॉलिक्यूल्स सब होंगे, वो जितना भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे उससे हमेशा जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइटम जो है दुगने होंगे। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर एन हम लोग का सॉरी हाँ एन यहाँ पर हम लोग का मान लो कार्बन आइटम यहाँ पर हम लोग का हो जाता है 4, तो हम लोग का हाइड्रोजन आइटम कितना होगा, उसका दुगना हो जाएगा, मीन्स 8 हो जाएगा। सिंपल है, अगर वो हम लोग का 8 हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 8 हो जाता है, तो उसका दुगना हो जाएगा हाइड्रोजन आइटम, मीन्स 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाया गया है। इसका डेरिवेशन हमको नहीं जानना है, सिंपली हम लोग को जान देना है कि ऐसा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर दे तो टू टू इंटू टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही हम लोग का होता है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। तो हम लोग को इसका दूसरा का आंसर निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, H2H4, जिसको कि हम लोग इथाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही जो है हम लोग का दूसरा का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर हमको पूछा क्या था क्वेश्चन, हम लोग सिंपलेस्ट एल्केन के बारे में बताना है। ठीक है, इथाइल जो होता है, इथेन या फिर इथाइल कह सकते हो, दोनों सेम होता है। ठीक है, वो जो होता है हम लोग का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है एल्केन सीरीज का। तो ये हम लोग का पहला का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसके जगह 1 नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अगर हम लोग को 2 बॉन्ड बनाना है, क्योंकि एल्केन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर हमें 2 बॉन्ड बनाना है, तो हमेशा हमको कार्बन आइटम 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ध्यान से सुना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, कार्बन कभी देखा हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, बना ही नहीं सकता। कार्बन कार्बन हाइड्रोकार्बन में हमेशा कार्बन के साथ ही 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कार्बन 2 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर C1, यहाँ पर कहोगे कि C1 ले लेंगे, एन की जगह 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। ठीक है, CH2 जो कि मीथेन का होता है फॉर्मूला। ठीक है, ना कि यहाँ पर मिथाइल बन जाएगा, जो कि हम लोग का एल्केन सीरीज का है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये हम लोग का पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लोग का पहला का आंसर हो गया। होप्स कि समझ गए होगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होता है, एल्कीन, एल्केन और एल्काइल। ठीक है, ये तीनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ चुका है, नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लेना, ताकि
ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद ये वीडियो को देखोगे तो ऊपर-ऊपर जो है सब कुछ समझ में आने लगेगा। नहीं तो अभी ऐसे देख रहे होगे, वो सब नहीं पता होगा तो ऊपर से ही जाएगा, हमको पता है, ठीक है? सो सबसे पहले उसको देख लेना, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिटेल डिस्कशन करने लगा तो हो सकता है कि ये वीडियो 10 गुना ज़्यादा और बढ़ जाएगा, ठीक है? वैसे भी ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, ठीक है? तो वीडियो को स्किप मत करना, ऐसे भी स्किप करोगे तो दिमाग से उड़ेगा ही, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोला है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, क्या होगा मैग्निफिकेशन, तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर एंड व्हाई। तो सबसे पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा है, पहला पूछा है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा एक प्लेन मिरर का, तो यहाँ पर पूछा है व्हाट मीन्स क्या होगा, और दूसरा पूछ रहा है व्हाई, क्यों होगा। तो एक मैग्निफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर का वो कितना होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग को आंसर देना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, तो चलो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, सिंस द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों, इसका हम लोग आंसर देख रहे हैं, वाई का आंसर देख रहे हैं। क्योंकि साइज जो इमेज का होता है सेम वही हम प्लेन मिरर का बात करें, प्लेन मिरर का केस में जो साइज इमेज का होता है वैसा ही हम लोग का ऑब्जेक्ट का होता है, ये सबको पता है, ठीक है। और क्योंकि मान लो साइज इमेज साइज है 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट साइज भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, दोनों कट के क्या बचेगा 1 होगा। मीन्स कोई भी केस में हम लोग को क्या मिलने वाला है, रेशियो हमेशा 1 मिलने वाला है। दैट्स वाई इट्स मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज 1। इसलिए मैग्निफिकेशन जो होगा हाइट या डिस्टेंस दोनों में रेशियो जो होगा 1 होगा, इसलिए मैग्निफिकेशन भी हमेशा प्लेन मिरर में 1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखो बोल क्या रहा है, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर। पहला यहाँ पर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ, एक सेकेंड कट गया, यहाँ पर बोला है रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट इन द कंडक्टर। ये हम लोग का पहला है कि कैसे वो स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कंडक्टर को रिलेट करेगा। दूसरा बोला इज इफेक्टेड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो अगर हम लोग जो करंट है हम लोग का पॉजिटिव टू नेगेटिव जो होता है वो अगर हम लोग जा रहा है तो उसका हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड पे कोई असर पड़ेगा। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पर देखो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर इंक्रीज। सो अगर हम लोग एक करंट का जो कंडक्टर स्ट्रेट पाथ है उसको अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट इन द कंडक्टर और वाइस वर्सा, मीन्स इसका उल्टा भी, ठीक है। यानी यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था सो इसका आंसर क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर गेट्स रिवर्स्ड। सो क्या डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा, तो जी हाँ, अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन को बदलते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज रिवर्स्ड, तो वही बोला अगर रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आप समझते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, दूसरा है हम लोग का रिडक्शन रिएक्शन, तीसरा है हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो इन तीनों के बारे में हम आप लोग क्या समझते हो इसे हमें लिखना है, उसके साथ ही साथ इसका राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द रिएक्शन। और ये तीनों जो रिएक्शन इसका हम लोग को एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सो अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सिंपल सा बात है, अगर एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है हम लोग के पास और एक कम रिएक्टिव मेटल है, तो एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लात मार के भगा देगा कम रिएक्टिव मेटल को और उसके जगह पर वो बैठ जाएगा। सिंपल सा बात है, जो ताकतवर आदमी है उसी का यहाँ पर राज चलता है, राइट। जिसके पास पैसा है उसका भी राज चलता है, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, हम लोग का ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है हम लोग का लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसका सॉल्ट सोल्यूशन से, ठीक है, और अपना जाके वहां पर बैठ जाता है। इतना सिंपल है, ठीक है। आप लोग इसका एग्जांपल खुद से लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको रिएक्शन बता दे रहा हूं, आप लोग खुद से बना के अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है तो ए टू जेड आप लोग सबसे पहले उसको पढ़ना, उसके बाद खुद से आपका एग्जांपल लिखने का ट्राई करना। हम बता देंगे तो यार आप लोग मेहनत नहीं करोगे, राइट। तो आप लोग को खुद से मेहनत करनी, और तीनों का मैं आपको बता दूंगा वो रिएक्शन क्या है, उसका एग्जाम्पल खुद से ढूंढने का ट्राई करना, कम से कम एटलीस्ट ट्राई करना, नहीं तो गूगल पे तो अवेलेबल है ही। तो यहाँ पर देखो दूसरा क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। सो अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऐसा रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन में जहां पर आपका कोई भी जिस तरह यहाँ पर Cu है, ठीक है, अगर इसमें H ऐड हो रहा है तो इसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। या फिर CuO था, ठीक है, CuO था, उसके बाद क्या हुआ कि CuO की जगह जो है जब रिएक्शन हुआ तो सिर्फ Cu ही है, ठीक है। इसमें हम लोग का O गायब हो गया। सो जहाँ पर O गायब हो जाता है या फिर जहाँ पर H ऐड हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उस समय भी हम लोग उसको रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जब हम लोगों का ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उस समय भी हम लोग उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। इसका अपोजिट होता है हम लोग का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हालांकि उसके बारे में यहाँ पर बोला नहीं है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है हम लोग का तीसरा, उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा हम लोग का बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो आखिर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सो इसके बारे में जानना कुछ नहीं है, आपको सभी को पता ही होगा। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलता है, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्ट कॉम्बाइन
यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और मोर यहाँ पर एलिमेंट छूट रहा है, तो यहाँ पर एलिमेंट ऐड कर लो, ठीक है। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ऐसा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक वैसा रिएक्शन होता है जहाँ पर 2 और मोर एलिमेंट या फिर कंपाउंड रिएक्ट करेगा ताकि वो एक सिंगल कंपाउंड बना सके, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका एग्जांपल खुद से लिखना, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट छूट रहा था, ठीक है, इसको भी ऐड कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो आप लोग क्या समझते हो होमोलोगस सीरीज कार्बन कंपाउंड का। क्लासिफाई द फॉलोइंग कार्बन, ठीक है, C3H4, C3H6, C4H6, C4H8, C5H8 और C5H10, इन सभी को हम लोग को क्लासिफाई करना है। तो होमोलोगस सीरीज में 3 प्रकार के होमोलोगस सीरीज होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को ये जो जितना भी 1 2 3 6 दे रखा है, ठीक है, तो 6 को हम लोग को क्लासिफाई करना है। तो कैसा कैसा इसका कैटेगरी होता है और होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर स्ट्रक्चर। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करता है और उसका सिमिलर स्ट्रक्चर भी होता है। इन विच द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये सिर्फ CH2 से ही नहीं, 4 मॉलिक्यूलर मास यूनिट से भी वेरी करता है, ठीक है। तो डिफर बाय दोनों लिख सकते हो, CH2 या फिर 14U, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। तो देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एक ग्रुप होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये कितना ग्रुप होता है और कौन कौन सा ग्रुप होता है हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। जहाँ पर ये किसका ग्रुप होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होगा, ठीक है, जो कि डिफर करेगा CH2 से। इसको याद रखना, CH2 से, जिसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। तो नीचे हम लोग देख ही लेते हैं। हम लोग दूसरा में एग्जांपल मांग रहा था, कुछ कुछ हम लोग को टोटल 6 दे रखा था, उसको हम लोग को अलग अलग पार्ट्स में भागना था, मीन्स ग्रुप में जो था उसको डिवाइड करना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ 2 ग्रुप है, ये सिर्फ 2 ग्रुप ही नहीं होते, यहाँ पर एल्केन छूटा हुआ है, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल होगा उसी को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक और ग्रुप लिख सकते हैं जो कि होता है हम लोग का एल्केन, ठीक है। ये वो हम लोग का पहला होता है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो ये 3 टोटल ग्रुप होता है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एल्कीन्स में जो है ये एल्केन होता है, ये एल्कीन होता है और ये एल्काइंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्कीन्स में हम लोग को एग्जांपल दे रखा है। तो यहाँ पर देखो C3H6, ये हम लोग का क्या है, एल्कीन्स का एग्जांपल। C4H8, C5H10, ये हम लोग का क्या है, एल्कीन्स है। ये एल्कीन ही क्यों है। और यहाँ पर एल्काइन में देखोगे तो C3H4, C4H6, C5H8, ऐसा ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो एक ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आप लोग एल्कीन का फॉर्मूला देखोगे, एल्कीन, ठीक है, जहाँ पर ई आता है एल्कीन, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जितना भी हम लोग का कार्बन नंबर होगा, जितना भी हम लोग का कार्बन नंबर होगा, ठीक है, मान लो N नंबर होगा, उसका हम लोग का हाइड्रोजन जितना भी, जिस तरह मान लो कार्बन यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग N मान रहे, जितना भी हम लोग का कार्बन नंबर होगा उससे दुगना हम लोग का हाइड्रोजन नंबर होता है एल्कीन ग्रुप में, ठीक है। जितना भी हम लोग का कार्बन नंबर होगा उससे दुगना होता है हम लोगों का हाइड्रोजन, किसमें, एल्कीन में, ठीक है। जितना यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग का कार्बन 3 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 है, ठीक है। मीन्स 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम लोग का कार्बन 5 है तो उसका दुगना 10 गुना है हम लोग का कितना, हाइड्रोजन। तो ये होता है हम लोग का किसका, एल्कीन्स का। यहाँ पर एल्काइंस दे रखा है, यहाँ पर एल्काइंस दे रखा है। ये हम लोग कैसे देखेंगे कि ये हम लोग का एल्काइंस का है। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला सिंपली होता है, जितना भी हम लोग का कार्बन आइटम से, मान लो N है, ठीक है, जितना भी हम लोग का कार्बन आइटम से, उससे हम लोग का दुगना हाइड्रोजन आइटम तो होगा, बट उसमें आपको 2 माइनस कर देना है। दुगना करके उसमें 2 माइनस कर देना है, वो हम लोग का एल्काइंस में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर हम लोग C3 लेते, ठीक है, तो उसका दुगना हम लोग का कितना हो जाता है, 6 हो जाता है हाइड्रोजन। पर यहाँ पर 6 ना होकर 4 है, क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग को 2 माइनस भी करना है, ठीक है, 2 माइनस भी करना है, इसलिए ये हम लोग का एल्कीन होगी। यहाँ पर देख सकते हो C4H6 है, तो 4 का हम लोग का दुगना क्या होता है, दुगना हम लोग करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसमें 2 माइनस कर देना है तो 6 हो गया, ठीक है। तो 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, 5 का दुगना करेंगे 10, उसमें 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग को यहाँ पर करना होता है एल्केन का, जो हमने बात किया। तो एल्केन में जो होता है ये छूट गया है, इसको छोड़ना ही है। इसमें क्या होता है, जितना कार्बन आइटम है उसका हाइड्रोजन आइटम दुगना तो होगा, प्लस उसमें 2 भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 भी हो जाता है। जिस तरह अगर हम लोग का कार्बन आइटम है, मान लो हम लोग का 4 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन आइटम क्या होगा, दुगना प्लस 2, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। हालांकि ये नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, बोला ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल ऑन इट। तो हम लोग को सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है और वहाँ पर जो है हम लोग को डायफ्राम और लैरिंग्स को जो है उस पर लेबल करना है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले चित्र बनाएंगे, चित्र बिल्कुल नहीं बनाने वाले, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा और वहाँ पर डायफ्राम और लैरिंग्स का है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए हम लोग चित्र देखते हैं। तो देखो ये रहा हम लोग का चित्र, नहीं ये नहीं है, ठीक है, चित्र ये है। यस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है हम लोग का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसी का हम लोग को बोला था डायग्राम बनाने, जो कि आपके सामने बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 चीज़ इंडिकेट करना है। सबसे पहले बोला था डायफ्राम, तो ये जो है ये हम लोग का डायफ्राम है, ठीक है। ये जो होता है ये मस्कुलर सीट होता है, ये हम लोग का डायफ्राम है। दूसरा हम लोग का लैरिंग्स, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये है, ठीक है, लैरिंग्स, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है।
सो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है डिफाइन हार्मोन। तो हम लोग को हार्मोन को सबसे पहले डिफाइन करना है। यहाँ पर आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है डिफाइन हार्मोन। हार्मोन क्या होता है उसको डिफाइन करने। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड। तो थायराइड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है वो हम लोग को बताना है, उसका फंक्शन हम लोग को लिखना है। और एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइस टू अस। और हम लोग को आखिर आयोडाइज्ड सॉल्ट ही क्यों एडवाइस किया जाता है खाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हार्मोन क्या होता है। सो हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, विच आर डायरेक्टली सेक्रेटेड इनटू ब्लड बाय डक्टलेस ग्लैंड नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्ट ऑन डिफरेंट डिस्टेंट ऑर्गन्स। तो हम लोग का हार्मोन क्या होता है, हार्मोन हम लोग का एक केमिकल मैसेंजर होता है। और मैसेंजर क्या कैरी करता है, मैसेज कैरी करता है, ठीक है। हर एक मैसेंजर क्या कैरी करेगा, मैसेज। वो मैसेज अलग हो सकता है पर वो कैरी जरूर से मैसेज ही करेगा, ठीक है। जो कि हम लोग का ब्लड में डायरेक्टली सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। कोई यहाँ पर डक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, ठीक है। जो कि हम लोग का ब्लड में डायरेक्ट हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, किसकी मदद से किया जाता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड की मदद से हम लोग का हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड एक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन। और ये जो है हम लोग का अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। सभी का जो मेन हार्मोन होता है, मीन मेन ग्लैंड जो होता है, हार्मोन जहाँ से सिक्रेट किया जाता है वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर। यहाँ पर हम लोग को एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि थायराइड कौन सी ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। तो सॉरी, थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड से जो होता है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। उसका फंक्शंस क्या है वो भी हम लोग को बताना है। तो नीचे उसके फंक्शंस है वो भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका फंक्शन है, दिस हार्मोन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन। ये उसका पहला फंक्शन हो गया, ठीक है। एक और फंक्शन देख लेते हैं, बाय रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म इट हेल्प इन ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है, हम लोग का बॉडी ग्रोथ में डेवलप करने में मदद करता है। दिस हार्मोन कौन हार्मोन, थायरोक्सिन वाला हार्मोन, ठीक है, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है। सो आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग का क्वेश्चन पूछा था कि आखिर क्यों हम लोग को एडवाइस किया जाता है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाना है, ऐसा वैसा सॉल्ट नहीं खाना है। हम लोग को देश का नमक सॉल्ट खाना है जो कि टाटा नमक है। सो यहाँ पर देखो, आयोडाइज्ड सॉल्ट हेल्प अस टू क्रिएट द हार्मोन दैट रेगुलेट हार्ट बीट्स एंड ब्लड प्रेशर। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने से हम लोग को होता क्या है, हम लोग का जो हार्ट बीट होता है वो जो उसका एवरेज रेट होता है उससे वो धड़कता है। और दूसरा बात जो है, इससे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन किया जा सकता है। तो हमेशा आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए और टाटा नमक खाना चाहिए, ठीक है। ऐसा वैसा नमक नहीं खाओ, देश का नमक खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय टाटा नमक। तो यहाँ पर बोला है, इफ द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज वर्चुअल कट गया, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। तो यहाँ पर बोला है इफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर, एक मिरर से जो इमेज फॉर्म कर रहा है हर एक पोजीशन, चाहे आप उसको कहीं भी रख दो, फोकस पे रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, कहीं भी रखो, जो है उसका जो इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड हो रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है स्टेट एंड टाइप ऑफ मिरर, कि आखिर ये कौन सा टाइप का मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है, दो ही होता है। तो उन दोनों में से कौन सा है वो हम लोग को बताना है, और दूसरा बताना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल एक ही क्वेश्चन में, ड्रॉ आर रेड डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हमें अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। एंड फिजिक्स में याद रखना, अगर आंसर नहीं भी आता है, एक अच्छा डायग्राम आपने बना दिया, आप समझ उसका डायग्राम बना दोगे तो आपको आधा मार्क्स जरूर से मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी 10 का है तो 5 आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर आर सच मिरर्स कॉमनली यूज्ड एंड व्हाई। और वैसा मिरर कहाँ पर यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, इसका भी आंसर देना है। सो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो मैंने बोला था कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आप मिरर के सामने आप उसको कोई भी पोजीशन पे रख दे, चाहे आप उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने रखे, या फिर फोकस के सामने रखे, या फिर दोनों के बीच में रखे, या फिर फोकस के बाद में रखे, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखे, सब में एक ही केस आने वाला है, जो कि होगा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। जो होगा वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा मीन्स खड़ा इमेज बनाएगा, और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा मीन्स छोटा इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। उसके बाद हम लोग को इसका एक रे डायग्राम बनाना है। तो नीचे आप लोग देख सकते हो, ये रहा हम लोग का एक रे डायग्राम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर प्लेस है। यहाँ से एक रे जा रहा है जो कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इसको हम लोग पीछे वर्चुअली खींचे तो यहाँ पर ये मिल रहा है फोकस पे, ठीक है। इसको फोकस पे खींचना है। एंड नेक्स्ट जो हमको दूसरा रे लेना है वो हम लोग यहाँ पर सिंपली लेना है, और इसको हम लोग सिंपल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देना है। एंड ये जब आप दोनों पास कराओगे, एक को फोकस से पास कराना है, नीचे वर्चुअली, दोनों को वर्चुअली से होते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स में जो होता है कभी भी रियल में इमेज नहीं बनता है, उसको हम लोग वर्चुअली बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस पॉइंट पे जो होगा, इस पॉइंट पे जो होगा इमेज हम लोग का बन जाएगा, जो कि छोटा इमेज आप लोग यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग देखो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छोटा इमेज है, और ये देखो ये कितना बड़ा है। तो दोनों में फ़र्क भी है, और छोटा भी बन रहा है, वर्चुअल भी बन रहा है, और इरेक्ट भी बन रहा है। मीन्स इरेक्ट देखो, सिंपली काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। इरेक्ट मीन्स होता है एकदम सीधा खड़ा, अपराइट ऑन द एक्सिस। और एक होता है हम लोग का इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा होता है, ठीक है। इरेक्ट मीन्स अपराइट ऑन द एक्सिस, मीन्स एक्सिस पे सीधा खड़ा होना है। ये हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सा मिरर था, उसका यूज़ क्या था।
सो यहाँ पर देखो, इट इज़ यूज्ड इन सनग्लासेस, सनग्लास जो हम लोग पहनते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, मीन जो हम लोग का बाइक, बस, कार्स ये सब होता है, इसमें जो हम लोग कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं एज कॉन्वेक्स मिरर? एज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि अब देखो बड़ा इमेज है, हम लोग को सामने शीशा के अगर पीछे देखना है तो बहुत सारे एरिया हम लोग को कवर करना होता है, और हम लोग नॉर्मल प्लेन मिरर लगा देंगे तो उतना एरिया वो कवर नहीं कर पाएगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो लार्ज डिस्टेंस को हम लोग को जो छोटे से छोटा ऐसा ही मिरर में दिखा देता है, और हम लोग को पता चल जाता है कि पीछे क्या है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। हम लोग कोई भी मिरर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। प्लेन मिरर इसी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हम लोग को सेम डिस्टेंस पे भी दिखा देगा, ये तो चलो अच्छा बात हो गया, पर वो क्या है बहुत छोटा एरिया दिखा पाएगा, और हम लोग को ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हमको बड़ा एरिया देखना होता है, ठीक है। गाड़ी के पीछे हम लोग बार बार नहीं है ना मुड़ के देखेंगे, इसलिए हमको शीशा लगाते हैं, और शीशा में कॉन्वेक्स ही लगाते हैं ताकि वो हम लोग को रियर वाइडर व्यू ऑफ इमेज देता है, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि पॉलिनेशन क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले उसको बताना है, उसके बाद ये कैसे प्लांट में होता है इसको भी हम लोग को बताना है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा और तीसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी है, वो बोला हाउ डज पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन, और पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कैसे बन जाता है इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा हम लोग के पास डायग्राम है, उसको हम लोग को समझाना है कि डायग्राम शोइंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। तो हम लोग का यहाँ पर 9 में 3 क्वेश्चन है, तो चलिए तीनों का हम लोग आंसर देखेंगे एक एक करके, लगातार नहीं एक एक करके। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो आइए हम लोग देखेंगे कि आखिर अब ये पॉलिनेशन होता क्या है। सो चलिए यहाँ पर देखो, पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग, पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा, जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद है पॉलिनेशन, हाउ डज इट ऑकर का आंसर है पॉलिनेशन ऑकर्स व्हेन बर्ड, बीज, बैट्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा अदर एनिमल्स वाटर और द विंड कैरीज पॉलन फ्रॉम फ्लावर टू द फ्लावर और इट मूव्ड विद इन द फ्लावर। तो ठीक है, तो ऐसे हम लोग को पॉलिनेशन होता है। तो वो पॉलिनेशन जो होता है बर्ड्स करा सकता है, बटरफ्लाई करा सकता है, बीटल्स करा सकता है, कोई भी करा सकता है, ठीक है। कोई भी दूसरा जानवर करा सकता है, यहाँ तक कि वाटर भी करा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि फ्लावर ही एक दूसरे के फ्लावर में पॉलिनेशन करा सकता है, ठीक है। तो इस तरह पॉलिनेशन होता है। ये ऑकर्स कैसे होता है तो हम लोग देखें, ये होता है विंड की वजह से हो सकता है, पानी की वजह से हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकता है। तो ये हो गया, और ह्यूमन बींग भी हम लोग खुद पॉलिनेशन करा सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला का आंसर हुआ है, ठीक है। दूसरा और तीसरा का आंसर अभी बाकी है। तो दूसरा का आंसर नीचे आप लोग देख लो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये हम लोग का सिंपली दूसरे का आंसर है, ठीक है। ये हो गया दूसरे का आंसर। तीसरा हम लोग के यहाँ पर देखो, दूसरे में 2-2 स्टेप है, वो आप लोग को देख के संभल के लिखना है, ठीक है। और तीसरा था हम लोग के पास डायग्राम। तो डायग्राम यहाँ पर मैं आपको ज़ूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये है हम लोग के पास डायग्राम। तो ये हो गया हम लोग का तीसरा का आंसर, जो कि डायग्राम है यहाँ पर। ये आपको एकदम पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है, सबसे ईज़ीएस्ट डायग्राम है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हम लोग को टोटल 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक-एक करके हम लोग सबका आंसर देखने वाले हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को बोला है डिफाइन कोरोजन। सो कोरोजन क्या होता है इसको हम लोग को डिफाइन करना है। दूसरा यहाँ पर बोला है व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन गोल्ड, और जो कि कोरोजन मींस जंग लगना। सो आयरन में जब जंग लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर, आपको कैसे पता चलेगा कि सिल्वर में कोरोजन हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। सो कोरोजन जब होता है आयरन में तो आखिर क्यों इससे सीरियस प्रॉब्लम माना जाता है। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन, और हम लोग कैसे आखिर कोरोजन ऑफ आयरन मींस आयरन का कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो देखो यहाँ पर हम लोग समझेंगे सबसे पहला कि आखिर कोरोजन होता क्या है। सो कोरोजन इज द प्रोसेस बाय विच अ मेटल सरफेस इज अटैक्ड बाय अ सर्टेन सब्सटेंस सच एज एयर और वाटर। सो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर मेटल के सरफेस पे मीन्स कोई भी आपका मेटल हो, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड पे जनरली कोरोजन नहीं होता, आयरन पे ज़्यादा सर कोरोजन होता है, जो कि हम लोग का ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, उसी पे कोरोजन सबसे ज़्यादा होता है। सो कोरोजन यहाँ पर हम लोग को क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ मेटल सरफेस इज अटैक्ड बाय अ सर्टेन सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस जैसे कि वाटर और एयर, इसी दोनों की वजह से कोरोजन होता है। जनरली हम लोग का जो आयरन का कोरोजन होता है वो वाटर या फिर एयर की वजह से होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। इसका ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन, केमिस्ट्री वाला डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग का दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आयरन के कोरोजन को हम लोग क्या कहते हैं। तो कोरोजन ऑफ एलिमेंट आयरन एंड इट्स एलॉयज, आयरन हो चाहे उसका एलॉयज हो, उन सभी के लिए, जैसे कि एलॉयज में स्टील है उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। रस्टिंग होता है कोरोजन। जिसका आयरन है तो आयरन पे अगर कोरोजन हो गया तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का बी का आंसर हो गया। चलिए हम लोग सी का आंसर देखेंगे। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा नीचे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा पूछा था कि हम लोग कैसे समझेंगे कि आखिर सिल्वर पे जो है कोरोजन हो चुका है। सो यहाँ पर देखेंगे आंसर, वी कैन अंडरस्टैंड दैट अ थिन ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म ऑन द सरफेस व्हेन सिल्वर गेट कोरोड। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि सिल्वर पे कोरोजन हो गया है। जब आखिर उस पर आप लोग देखोगे तो सिल्वर सल्फाइड का जो होता है, जब भी सिल्वर पे कोरोजन होता है, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है नहीं, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल या फिर अनरिएक्टिव मेटल है। तो उस पर जब हम लोग सिल्वर सल्फाइड
सल्फाइड का परत देखेंगे, काला-काला परत जम जाता है सिल्वर के कॉइन्स के ऊपर ज़रा-सा देखते हैं। तो जब हम लोग उसके ऊपर सिल्वर कलर में जब जिससे आप लोग देखोगे सिल्वर कलर जो होता है हम लोग का ग्रे कलर का होता है, उसके ऊपर जब आप लोग ब्लैक कलर का कोटिंग देखोगे, तो वो जो होता है हम लोग सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग होता है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो थिन ब्लैक कलर कोटिंग, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम उस समय बोलेंगे कि सिल्वर जो है कोरोड हो चुका है, मीन्स उसके ऊपर जंग लग चुका है। तो ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है डी। यहाँ पर डी में बोल रहा था कि हम लोग का कि आखिर क्यों आयरन का कोरोजन बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तो जी हाँ, ये सीरियस प्रॉब्लम है, तो आखिर ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर हम लोग आंसर देखेंगे। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सेवरल प्रॉब्लम सिंस इट रिड्यूस द बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयरन causing it to lose strength and eventually become अनसुटेबल फॉर यूज़। सो कोरोजन से क्या होता है, आयरन जो हम लोग का उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो खो देता है, ठीक है? आयरन क्या होता है हम लोग का मजबूत होता है, स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज़्यादा होता है, पर कोरोजन लगने की वजह से बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है? और इसीलिए हम लोग को कोरोजन नहीं लगने देना चाहिए। कोरोजन कोई अच्छा चीज़ होता नहीं है, ठीक है? इसलिए हम लोग को कोरोजन से बचाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यही कि आखिर आयरन को कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है? सो आइए हम लोग देखेंगे कि आखिर कोरोजन आयरन से मतलब आयरन का कोरोजन कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो यहाँ पर दो वेज है, टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन मीन जंग लगना आयरन का, उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहला ऑयल एंड ग्रीस और दूसरा हम लोग के पास पेड़। ऑयल और ग्रीसिंग करेंगे तो कोरोजन से बचा जा सकता है। दूसरा पेंटिंग करेंगे। इन दोनों की वजह से क्या होता है, मान लो ये मेटल है, उसके ऊपर जो है अगर हम लोग पेंटिंग कर दिए तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगा, एक वाटर प्रूफ लेयर जम जाएगा, जिस वजह से जो ऑक्सीजन या फिर वाटर है उससे डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा किसका, आयरन के एटम्स पे, ठीक है? अगर ये आयरन का एटम्स है तो इसके ऊपर जो एक परत है जम जाएगा किसका, जिसका हम लोग पेंटिंग कर दिया या फिर ग्रेस या फिर ऑयलिंग कर दिया। तो ऑक्सीजन जो आएगा डायरेक्ट इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, उसकी उससे पहले उसको एक प्रोटेक्टिंग लेयर से गुजरना होगा, इसलिए कोरोजन इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट है, अब जो हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही लाने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, ठीक है? तो हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक्स के साथ। टिल देन आप लोग इस वीडियो के नीचे लाइक बटन नहीं ठोका तो ठोक देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, ठीक है? नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 100 लाइक्स, उसको जरूर से पूरा कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।